जी, मेरा नाम प्रतीक पचौरी है और आप मुझे देख रहे हैं फिल्म की बात में। और मेरा इंटरव्यू इस वक्त, इंटरव्यू कहीं या पॉडकास्ट जो भी है, मेरा संजीव जी के साथ चल रहा है। और यहाँ पे आपको मेरी छोटी सी कहानी और छोटे छोटे स्ट्रगल सुनने को मिलेंगे, जिसको सुन के आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। कहाँ से कहूँ मैं दर्दिया, हो रामा पिया परदेस गए। नमस्कार। फिल्म की बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि गेस्ट इन द हाउस शो में हम लोग किसी न किसी अच्छे फनकार से मिलते रहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक पचौरी। और हम लोग काफ़ी टाइम से पंचायत को सेलिब्रेट कर रहे हैं जब से इसका नया सीज़न आया है। और प्रतीक ने एक बड़ा अच्छा रोल किया है उसके अंदर एक्चुअली पिछले सीज़न में भी ये नज़र आए थे। 2 बदमाश दिखाए हैं उसके अंदर, जिसमें नन के नाम हैं बबलू और डब्लू, और जिसमें से बबलू का रोल जो है प्रतीक ने किया है। और बहुत सारे इन्होंने इससे पहले भी काम किया है, थिएटर भी करते रहे हैं। और एक चौसर फिरंगी नाम की फिल्म भी इनकी आ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गन्स एंड गुलाब में दिखे हैं और बहुत सारे सीरियल्स में आपने इनको देखा ही है। तो प्रतीक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर यार। हम लोग आपको पर्दे पे देखते हैं, तो आज देख रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। इट्स रियली वंडरफुल। तो हमारे साथ दीपिका भी जुड़ी हुई है। दीपिका भी कुछ क्वेश्चंस अपने जी, लेकर आएंगी। तो चलिए स्टार्ट जरूर करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले तो हम लोग, क्योंकि पंचायत का चल रहा है अभी, पूरा सीजन चल रहा है। तो बताइए, पंचायत के हाँ बारे में कुछ बताइए। इसमें आपका कैरेक्टर रिपीट हुआ है इस सीजन में एक बार फिर से। और हम लोग तो चाहेंगे कि आने वाले सीजन में भी ये कंटिन्यू होता रहे, कि आपकी जो जोड़ी है बबलू और डब्लू की, बहुत ही कमाल की है। जी और आपके जी। जोड़ीदार को भी हमने कोशिश करी थी लाने की, लेकिन वो शायद कुछ व्यस्त है। तो खैर आप हाँ, बताइए उनका पता हाँ नहीं, कांटेक्ट लग नहीं रहा था, शायद बिजी जी होंगे। जी, जी आप बताइए आपका जी। तजुर्बा कैसा रहा पंचायत का। मेरा तो बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट सीजन से मैं जुड़ा हुआ था। तो जब मैंने इसका पहली बार ऑडिशन दिया था 2019 में, मैंने इसका ऑडिशन दिया था पंचायत का, जी। सीजन 1 का। हम्म। और मैंने किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर ये बबलू डब्लू के कैरेक्टर के लिए हुआ था। ओके। और जब फर्स्ट टाइम हम लोग, हमारा जो पहला ही सीन था, जो कि लड़ाई वाला सीन होता है, तो वो पहला दिन था। और उस दिन हमारी कुछ ऐसा खास रिहर्सल नहीं हुई थी, ऑन सेट ही जो था वो रिहर्सल हुई थी। तो उस उसके बाद से क्या हुआ कि वो जब सीन हुआ तो रघुवीर सर थे, रघुवीर सर भी जबलपुर से हैं, तो उनसे सीन होने के बाद बातचीत हुई थोड़ा सा। उन्होंने भी शेयर किया कि वो रांझी में रहते हैं, जबलपुर के केरी में रहते थे। फिर उन्होंने भी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो थोड़ा ये होता ना कि आपको कोई आपके पहचान वाला मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस और कंफर्ट बढ़ जोन आ जाता है। गया। तो इस तरीके कंफर्ट जोन आ गया। तो और वहां पर जो दीपक सर थे, दीपक मिश्रा सर हैं जो, तो उनका मतलब जो एक्टरों को ट्रीट करने का तरीका रहता है, वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरी लिबर्टी देते हैं एक्टर को अपना तरीके का परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए पंचायत में हमेशा काम करना एक बहुत ही अच्छा वो होता है मेरे लिए, एक समय की एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है, जिसमें मैं खुल के अपना अभिनय दिखा सकता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा पंचायत सीजन 3 और सीजन 1। हाँ, मैंने अमित से भी ये सवाल पूछा था। आपकी भी एक लास्ट टाइम एक जी फाइट दिखाई थी पंचायत के अंदर, और जो पंचायत की फाइट होती है वो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है। मतलब जिस तरह की फाइट वो जी दिखाते हैं, वो हमें सिनेमा में देखने को नहीं मिलता। वो एकदम नेचुरल लगता है, रॉ जी लगता है, की वजह से गली मोहल्ले में कोई लट से मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। तो वो थोड़ा सा जी बताइए कि वो शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो जो फाइट सीक्वेंसेस हैं आपके। जी जरूर। जो फाइट सीक्वेंस था उसके लिए एक्शन डायरेक्टर बुलाए हुए थे उन्होंने। और एक्शन डायरेक्टर पंजाब हरियाणा के थे। अच्छा। तो उन्होंने तो जब वो आए थे और उन्होंने जब मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे लड़ाई करेगा क्योंकि मेरा बॉडी टाइप थोड़ा थिन है। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि लड़ तो पाएगा नहीं। फिर तो मैं भी थोड़ा सा ऑफेंड हुआ था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं परफॉर्म करने ही वाला राइट। था और कोई एक्शन डायरेक्टर ऐसा बोल के चला जाए। फिर हम्म। मैंने दीपक सर जो थे उनसे जाके बातचीत की। मैंने कहा कि जिस तरीके से, मतलब मैंने देखा है लड़ाई होते हुए या जहाँ होती है, मेरे जबलपुर वगैरह का जो एक्सपीरियंस है, तो एक बार उस तरीके से मैं करना चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे चीज को बढ़ाते हैं, क्योंकि अच्छा, हमको भी डर लग रहा है कहीं पहले हमें नहीं मारते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से शूट करने का प्लान था, मतलब कोरियोग्राफर ने। पहले एक्शन एक्शन डायरेक्टर का जो था, जो जो जिस तरीके से एक फाइट सीन होता है कि कॉलर पकड़ के मारना, और उसमें ओके। एक कोरियोग्राफी होती है, ओके। तो वो पहले कर रहे थे। बट उसमें क्या है कि
रियलिटी नहीं आ रही थी, वो एक हम्म। फिल्म फिल्म का मतलब ये कह सकते हैं कि वो बनावटी लग रहा था फिल्मी थोड़ा। लग रहा था काफी। तो और हाँ, और मुझे करते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा था, और साथ में जो वो है ईबा, ईबा जो डब्लू का कैरेक्टर करते हैं, हाँ हाँ। उनको भी मजा नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने अपने तरीके से उसको, उसमें जो कुछ डायलॉग्स हैं वो इम्प्रोवाइज भी किए, अच्छा। बेल्ट वगैरह के लेके कि तेरी कमर पतली है, ऐसा जो डायलॉग है, छाट अच्छा। बराबर तो कमर है, ये सब चीजें। तो तो ये इस तरीके से सीन को धीरे धीरे बनाया। और जो फाइट थी वो नेचुरली, फिर हम लोगों ने जो इम्प्रोवाइज किए, तो उसमें रघुवीर सर के साथ काम करने का सबसे अच्छा बात ये रहती है कि अगर आप एक लाइन इम्प्रोवाइज करेंगे तो वो सामने की 10 लाइन और इम्प्रोवाइज करके आपको दे देंगे। बिल्कुल। तो जब हमने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, और रघुवीर सर वहां से चार्ज होके जो आते हैं कि कौन है बबलू, क्या नाम हाँ। है, ये सब पूरा इम्प्रोवाइज था। तो वो अच्छा। करने में बहुत मजा आया, उसका 2-3 टेक हमारे हुए तो उसमें ही ओके हो गया था कि यार ये बहुत अच्छा एक हमको टेम्प वो होता है एक सीन का, कि एक सीन का सही सुर जो होता है, तो वो हम लोग को मिल गया। हम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो फिर इस तरीके से हम लोगों ने की बातचीत करते हुए कि यार देखो, चिड़िया मारने का बंदूक लेके आया है, इसका ये मारने का दम नहीं है, और ये सारी चीजें जो है, तो वो इम्प्रोवाइज था। तो उस तरीके से उसको बिल्डअप किया धीरे धीरे, और फिर नहीं वो फाइट सीन वैसे ही हुआ। नहीं, वो इतना ऑथेंटिक लगता है ना, मजा आता है उसको देखने में। मतलब जी वो जी जी। फाइट देखकर ना हंसी ज्यादा आती है, और मतलब एक्शन वाली फील कम आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में वो। एक्चुअली उसमें बात ही है ना कि जो आपके साथ को एक्टर जैसे रघुवीर सर, जीतू, और जो चंदन है, और जो प्रहलाद चा करते हैं, हम्म। फैजल फैजल भाई, फैजल मलिक हाँ। भाई, ये हम्म। सारे इतने गजब के एक्टर हैं कि इनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है इम्प्रोवाइजेशन के समय पे, ये चारों का जो ट्यूनिंग है, तो अगर आप इनको कुछ भी आप डिलीवर करोगे तो उधर से आपको फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव तरीके का आता है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है। तो राइट वो राइट। सीन भी फिर अच्छा हो जाता है। उन लोग के साथ कभी भी काम करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जितने भी हम्म। मेरे सीन थे उनके साथ पंचायत में। बिल्कुल। अच्छा प्रतीक भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका बॉर्न कहाँ पे हुआ, और कैसे आपने जी। अभिनय को प्रोसीड किया। मुझे चौसर फिरंगी के बारे में भी थोड़ा सा जानना है कि वो कैसे फिल्म बनी आपको, आपने बनाई, शायद आपने खुद ही प्रोड्यूस करी थी वो मूवी ना? नहीं, प्रोड्यूस नहीं की थी। प्रोड्यूसर एक बिल्डर है, मतलब सिद्धार्थ यादव जो है, वो ओके। जबलपुर के ही थे। तो अच्छा। उनने प्रोड्यूस की थी। उसपे ये था कि इनिशियली मैंने और मेरे साथ जो जो डायरेक्टर है, उसके डायरेक्टर और राइटर है, हम लोगों ने इनिशियली पैसा लगाया था। और बाद में वो क्या है कि इसमें पैसे की कमी पड़ी, तो फिर उन्होंने और पैसा लगाया, इस तरीके से वो चीज बनी। हम्म। तो मेन प्रोड्यूसर तो वही है, क्योंकि उनका फंड ज्यादा लगा है। तो बहरहाल मैं अपनी बारे में बताता हूँ कि मैं, मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई और मेरा जो जन्म हुआ वो जबलपुर में हुआ। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है। और वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप था, विवेचता रंगमंडल, जिससे हरिशंकर परसाई भी जुड़े हुए थे, अच्छा। जो मतलब कि बहुत ही बड़े जी जी। हिंदुस्तान के व्यंग्यकार रहे हैं। हम्म। तो फॉर्चुनेटली मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जबलपुर में पैदा हुआ, और वहां पर थिएटर इस तरीके का होता था। अरुण पांडे जो थे, उन्होंने विवेचना रंगमंडल में 365 दिन अलग अलग तरीके के काम होते थे, थिएटर एक्टिविटीज होती थी, और एक्टिंग को लेके काम होता था, ये सारी चीजें होती थी, तो मैं उसका पार्ट हिस्सा हुआ। और फिर मैंने तकरीबन 5-6 साल उधर पे काम किया। और वहां पे मुझे कुछ भी नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, कि इस फील्ड में आते कैसे हैं, कैसे मैं अप्रोच करूं। बट मैं बॉलीवुड का खासकर, सभी फैन होते हैं, मैं भी फैन था, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था मैं। तो मुझे लगता था कि यार मैं किसी तरीके से मुंबई पहुंच जाऊं और मैं भी हीरो बन जाऊंगा, ऐसा टाइप का मेरा एक, जब बचपन में होते हो तो आप इसी हम्म। तरह के सपने देखते हो। राइट राइट। तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि शाहरुख खान ने भी थिएटर वगैरह किया हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने पहले सोचा थिएटर यानी कि जो फिल्म लगती है, जहाँ पे फिल्म दिखाई जाती है, वो थिएटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें करना क्या होता है, टिकट ओके। बेची क्या शाहरुख खान ने, मुझे ये लगता था। अच्छा। तो फिर मुझे पता चला कि थिएटर यानी रंगमंच होता है। और मैंने बहुत जल्दी, अर्ली एज में 11th 12th में था, तब मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। और फिर मैंने धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, कोरस में गाना गाना होता है, ये सारी एक्टिविटीज मुझे जो स्कूल में नहीं होती है। हमारे हाँ। स्कूल की प्रॉब्लम ये है, स्कूल कॉलेजेस की, कि इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर बिल्कुल। इग्नोर कर दिया जाता है। हम्म। जबकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बहुत चीज होती है, जिसको बहुत सीरियसली एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना चाहिए थिएटर को। बिल्कुल। तो जब मैंने थिएटर किया, तब मुझे वहां पे ये कहते हैं कि ज्ञान चक्षु जो खुलते हैं,
वो ज्ञान चक्षु खोले, मुझे पता चला कि भाई ये तो आर्ट है, ये फिल्म तक सीमित नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी है। मतलब दुनिया भर में ये लोग काम कर रहे हैं, हर देश के लोग इसमें अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। तो फिर उसमें मुझे मजा आने लगा। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग करते करते मैंने थिएटर भी साथ में करता था, बट मेरा ज्यादा फोकस थिएटर करने में ही था। और जब मेरा इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हो गई तो मैंने जॉब वगैरह नहीं की। मैंने डिसाइड कर लिया था कि तब मुझे किसी ड्रामा स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेना है। तो मैंने एनएसडी वगैरह के ऑडिशन वगैरह दिए, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने एमपीएसडी करके है, एमपी स्लूप ड्रामा भोपाल में, ओके। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ मैंने ये पूरा कोर्स कंप्लीट किया। इसमें 1 साल ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि कैंपस में रह के होती है, और 1 साल इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको प्ले करने होते हैं। तो 1 सेकेंड। हाँ, तो वो प्ले वगैरह मैंने डायरेक्ट किए। जबलपुर में मैंने खुद का थिएटर ग्रुप खोला। और उसके बाद 2015 तक जब मतलब मैं 8-9 साल थिएटर कर चुका था, और मुझे फिल्मों में ही काम करना था, मुझे एक्टिंग करना फिल्मों में जी। था, एक बार देखना था कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया 2015 में। और यहाँ पे जब मैं मुंबई आया तो यहाँ का एक्सपीरियंस, मतलब कि जितनी भी बातें बोली जाती है मुंबई के बारे में कि आप जाओ, ट्राई करो, ये करो, तो मतलब मैं तो डर गया था आते ही साथ। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में जब आप स्ट्रगल ऑडिशन वगैरह के लिए ढूंढने जाते हो, तो उसमें आप बिल्कुल चींटी की तरह अपने आप को महसूस करते हो। हम्म। आपका जितना भी ईगो आप अपने शहर से लेके आते हो, या जितना भी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो या जो भी है, वो सब यहाँ पे मेल्ट हो जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है। तो वो जब हुआ तो 7-8 महीने बाद तो मैं भाग गया था वापस मुंबई से। मुझे अच्छा। लगा कि यार कि यहाँ मेरे को बेसिकली मेरा ये था कि यार मुझे काम करना है। और यहाँ पे इंतजार बहुत हो रहा था कि कोई हम्म। कास्टिंग डायरेक्टर आपको बुलाएगा तब आप जाओगे, ऐसे यस। कोई काम नहीं मिलने वाला। तो मुझे लगा मैं इंतजार तो करूंगा नहीं, तो मैं वापस चला गया। और वहां पर जो हमारा थिएटर ग्रुप था, वहां फिर से थिएटर करना शुरू किया। और जो संदीप पांडे हैं जिन्होंने चौसा फिरंगी बनाई, अच्छा। तो वो चौसा फिरंगी की एक शॉर्ट शॉर्ट फिल्म उनने पहले बनाई थी 10 मिनट की। हम्म। तो वो बना चुके थे। उसके बाद उनसे बातचीत हुई, तो हमारा ये प्लान हुआ कि इसको फीचर फिल्म बनाते हैं। ओके। और 8-9 लाख रुपए में जितने भी पैसे मिलेंगे अपन जोड़ जड़ के बना लेते हैं, कुछ करते हैं। कि मेरे को भी ये था कि मैं अपना फिल्म का एक्टिंग का शो रील बना लूं और दिखाऊं यहाँ डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि देखो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। हम्म। क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ करना कि आप एक्टिंग कर लेते हो, ये बहुत टाइम चला जाता है, फिर राइट। जिंदगी चली जाती है। और लोग मानते नहीं है कि आप एक्टिंग कर पाते हो। हम्म। तो चौसा फिरंगी का ये रहा कि फिर इस तरीके से हमने शुरू किया उसको। और एक प्रोड्यूसर सिद्धार्थ यादव जो बिल्डर थे, तो उनका भी इंटरेस्ट था सिनेमा के लिए। उनको भी मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं थे वो इनटू द फिल्म और आर्ट फील्ड में, बट उनको ये था कि फिल्में देखना अच्छा लगता था और फिल्मी लोगों से बात करना मजा आता था। तो उनसे जब बातचीत हुई तो बड़े भाई की तरह उन्होंने हमको मतलब कि हमारे साथ बातचीत की। और उसके बाद हमको ये कहा कि ठीक है आप लोग बनाओ। स्टोरी उनको पसंद आई और उन्होंने सपोर्ट किया। तो पहले ये बजट था 20 लाख रुपए का समथिंग हम बनाना चाह रहे थे। हम्म। बट धीरे धीरे जब चीजें बनने लगी तो ये होता ना कि आप कोई चीज शुरू करते हो तो आपको और एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं। और वो काम देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार ये सही दिशा में जा रहे और हैं, बेटर इनको हो और सकता हेल्प करनी चाहिए। तो हमें प्रॉपर एक जो सिनेमेटोग्राफर थे दिल्ली के, तनवीर, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने काफी कॉन्टेक्ट्स दिए कि भाई आपको बनाना है तो इस तरह के कैमरे से अगर शूट कर सकते हो, लाइट यहाँ से ला सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो वो पूरा सेटअप जो है वो प्रॉपर फिल्म जो बनती है, तो उस तरीके के सेटअप में हम आ गए। और फिल्म का जो बजट है वो 50 लाख समथिंग उस टाइम पे चला गया था, फर्स्ट शेड्यूल का मैं बता रहा हूँ। और फिर हमने जैसे तैसे फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट किया तो फिर पैसे खत्म हो गए, क्योंकि किसी के लिए भी फर्स्ट टाइम जो प्रोड्यूसर है 50 लाख फिल्म में लगाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और उन्होंने लगाया। और उसके बाद फिल्म क्या है, इनकम्प्लीट रही। बहुत सारे दूसरे कारण थे, क्योंकि सब हम नए थे, तो हम्म। हमें बहुत सारी चीजें डील करते नहीं बन रही थी। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल जैसे तैसे कंप्लीट हुआ, बट फिर वो तब बंद हो गया। फिर हम लोग को लगा कि यार इसको कंप्लीट तो करना ही है, उनको भी लगा, सिद्धार्थ भाई को भी। तो फिर सेकंड शेड्यूल इसका रखा गया। और सेकंड शेड्यूल, फिर उसके बाद सेकंड शेड्यूल में भी कुछ शूट हुआ, फिर एडिट में देखा गया कि कुछ कुछ गड़बड़ी है, फिर थर्ड शेड्यूल रखा गया। तो इस तरीके से वो फिल्म जो है कंप्लीट हुई 2 साल के अंदर। 2 साल लगे इसको बनाने में, जिस तब तक मैं मुंबई छोड़ चुका था। और मैं मुंबई तब तक वापस नहीं आना चाहता था जब तक मैं खुद को नहीं देख लूं स्क्रीन पे काम करते हुए कि हाँ मैं कर राइट। लेता हूँ कि नहीं कर लेता हूँ।
मैं, हम्म। क्योंकि मेरे को हमेशा से बिल्कुल भी हवा में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि मेरे नीचे, पैरों के नीचे जमीन होना चाहिए। मैं ऐसे उड़ू नहीं कि मैंने थिएटर कर लिया तो मैं एक्टर बन गया। हम्म। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है मुझे चौसा फिरंगी से मिला जब हमने बना ली। तो उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि जब वो फिल्म बन गई और उसके बाद जब उसका रिलीजिंग के लिए समय आया, तो हमने बहुत मार्केटिंग की। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर था मुंबई में, उसने हमें धोखा भी दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन फिल्म रिलीज नहीं की कहीं पे। तो अ, वो सब भी हुआ। तो जिस दिन हमारी फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो हमने पूरा मार्केटिंग किया। 4 अप्रैल 2019 समथिंग को रिलीज होने वाली थी, और 3 अप्रैल को हमको पता चला कि फिल्म का जो मतलब जो प्रिंट। बैनर, पोस्टर और जो भी सारी चीजें होती है, वो कहीं नहीं पहुंची है। और जो केसरा सेरा से जो सैटेलाइट्स वो होता है, मेरे को पूरे टर्मिनोलॉजी पता नहीं है, तो वो पहुंचा नहीं कहीं पे। तो सिंगल एक थिएटर में पिक्चर रिलीज होने वाली है बस। और हमने ओके। पूरे एमपी में और हर जगह पे मार्केटिंग कर दी थी कि भाई कल सुबह से। और बहुत सारे लोग जो जानने वाले हैं, वो देखने जाने वाले थे, वो लोग अगले दिन पहुंचने लगे। उनके फोन आने लगे कि यहाँ तो फिल्म लगी नहीं है, फिल्म लगी नहीं। तो हम लोग बहुत निराश हो गए। हमको लगा कि यार हमने 2.5-3 साल मेहनत की और उसका रिजल्ट ये मिला कि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर उस समय तो बहुत हम सारी पूरी टीम लगभग ऐसे टूट गई थी कि यार कुछ और काम धंधा ढूंढते हैं। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हो गया जीवन में कि पैसे भी गए, टाइम भी गया, और अब आगे फ्यूचर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि फिल्म डब्बे में चली जाएगी अब। बट क्या हुआ कि फिल्म करने के बाद ही एक चीज ये समझ में आई कि आप कभी भी पूरी ईमानदारी से कोई भी मेहनत करते हो, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ते बन जाते हैं। इसलिए वो कॉन्फिडेंस मिला कि हम अभी भी फिल्में बना ही रहे हैं। कि ये हुआ कि चौसा फिरंगी उसके 3-4 महीने बाद अमेजॉन प्राइम में किसी किसी थ्रू रिलीज हो गई। और जब वो रिलीज हुई तो अमेजॉन प्राइम पे जब लोगों ने देखना शुरू किया जैसे तैसे करके, तो वो री रिलीज की हम लोगों ने फिर अपने शहर में, जबलपुर में, फिर भोपाल में रिलीज हुई, इंदौर में रिलीज हुई। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने देखा। बहुत कम थिएटर्स में रिलीज हुई बट देखा। और पंचायत के जो डीओपी हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी थिएटर में देखी चौसा फिरंगी, अच्छा। जब मेरा शूट नहीं हुआ था उसके पहले। तो हम्म। लकीली ये हुआ कि जब मैं सेट पे पहुंचा तो वो मुझे पहले से जानते थे कि यार अच्छा। इन्होंने एक फिल्म में काम किया है चौसा फिरंगी में। हम्म। तो उससे कुछ पैसा तो किसी को नहीं कमाई हुई, इवन द प्रोड्यूसर को भी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। बट उसका प्रॉफिट पर्सनल तौर पे ये कहूँ कि ये हुआ कि जितने भी लोग थे, टीम मेंबर थे, जो फिल्म बनाना नहीं जानते थे, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन सेट नाउ, कि उनको पता है कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, कि फिल्म का कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी चीज को कैसे संभालना है, कैसे से कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें हमें एक चौसा फिरंगी एक तरीके से क्लास थी सबके लिए, हमारे लिए, कि हमें बहुत कुछ सिखाया उसने। तो वो पूरी एक कहानी थी। और उसके बाद से फिर ये हुआ कि मुझे पंचायत मिला। पंचायत के बाद फिर जैसे जैसे काम आता गया तो दूसरे दूसरे काम भी मिलते गए। तो ये नहीं, बट पूरा ये यात्रा थी। बहुत ही कमाल की स्टोरी है जो मूवी जिस तरह से आप लोगों ने बनाई। ये मतलब वाकई जी जी। इसके ऊपर एक फिल्म बन सकती है। चौसठ फिरंगी का बनने का जो जी प्रोसेस है, इनफैक्ट वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आई होप कि जितने भी लोग जी। आपके साथ जुड़े हुए थे उन सबको आजकल काम मिल रहा है। एंड आपके जो प्रोड्यूसर साहब है बिल्कुल उनको सारे मैं लोग सल्यूट करूंगा कि भाई वो उन्होंने बिल्कुल। इतना बड़ा दिल दिखाया। एंड अभी आई होप कि वो भी जी जी। आज भी शायद फिल्में बना रहे होंगे। तो अगर हाँ हो हाँ, पाए बिल्कुल तो बना रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स फैंटास्टिक। अभी उस फिल्म की वजह से क्या हुआ कि मैंने जबलपुर में एक प्रोडक्शन हाउस खोला है अभी। अच्छा। और उसमें वो जो मेरी पूरी टीम है, अभी हम लोग लगभग 3 फिल्में बना चुके हैं। एक हम्म। वेब सीरीज भी बनाई है, बारात, जो कि अभी जिसका कुछ पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है। वो अच्छा। लॉकडाउन में बनाई थी, और वो हम ही लोग ने लिखी थी, मैंने और संदीप पांडे और बाकी जो दोस्त थे। हम्म। वो कोविड के ऊपर सीरीज थी। मतलब उसका भी जो बैकड्रॉप है वो गांव का ही है, विलेज का ही है, हम्म। बुंदेलखंड के जो गांव होते हैं। तो एक वो है। और तीसरी अभी हमने एक फिल्म एक और शूट की है, सल्तनत। तो इस तरीके से काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। बट बहुत मुझे बढ़िया। ये अच्छा लगता है कि आप कहीं पे भी एक बीज डाल देते हो। ऑफ कोर्स आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई ग्लैमर नहीं मिलने वाला, कोई आपको पहचान नहीं रहा। बट ये होता है कि धीरे धीरे आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लगता है कि आप कितना काम कर चुके हो, बिल्कुल जो बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग। दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज। जी। जी। नमस्कार प्रतीक जी। नमस्कार, अ, नमस्कार मैम। मैं आपकी पूरी जर्नी जो सुनी, वाकई जैसे संजीव जी ने कहा बहुत इंस्पायरिंग है। और हिम्मत ना हारना, यही
एक जी सीख जो है आपकी बातों से मिलती है कि कभी भी ये जी मत करो कि चीजें नहीं हो रही तो छोड़ दो। हाँ तो जी बिल्कुल। और जैसे आपका पंचायत में रोल अभी हमने देखा, पंचायत के साथ आप शुरू से जुड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन काम किया आपने भी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बहुत सारी सीरीज अब तक कर ली हैं, फिल्म्स में आए, जी तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, वैसे तो सभी प्रिय होते हैं एक्टर के लिए सारी जी जी। सीरीज, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करने में जिसमें आपको मजा आया, वो कौन सी सीरीज आप कहेंगे या कौन सी? पहला तो मुझे चौसा फिरंगी की कहूंगा, क्योंकि ये अलग एक्सपीरियंस था एक। इसमें कोई भी गॉडफादर नहीं था ऊपर, हम ही को सब करना पड़ता था। तो इसमें स्पॉट का काम भी किया मैंने, एक्टिंग का काम भी किया, तो इसमें मजेदार था। उसके बाद ऑफ कोर्स पंचायत, पंचायत में हालांकि मैं बहुत कम दिन के लिए था, हमारा शूट जो है 5-6 दिन का था। तो उतना एंजॉय तो नहीं कर पाया, बट हाँ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बहुत मजा आता था, क्योंकि सारे जो को एक्टर थे वो भी बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं सब, तो मजा आता था। सबसे ज्यादा मुझे मजा आया ऑपरेशन एमबीबीएस, एक सीरीज है यूट्यूब की, जो कि अनअकैडमी ने प्रोड्यूस की थी। तो अ, उसमें मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि उसमें जो डायरेक्टर थे और जो को एक्टर थे वो सब हम सेम एज के थे और यंग थे सब। तो और एक उस समय जो वेब सीरीज वगैरह का कंसेप्ट था कि कोटा फैक्ट्री हिट हो रही थी और इस तरह की सीरीज आ रही थी, तो एक बहुत अलग एनर्जी थी करते वक्त। तो हमने पुणे में वो शूट किया, मेडिकल कॉलेज के अंदर किया। तो काफी लोग जो है जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो भी हमारे साथ परफॉर्म कर रहे थे। काफी कुछ सीखने ही मिल रहा था कि किस तरीके की उनकी लाइफ होती है। और अपने कैरेक्टर की वजह से मैंने मेडिकल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, तो मैंने हॉस्टल वगैरह जाके थोड़ा सा विजिट किया, उनकी लाइफ को देखा कि वो कैसे अपना दिन गुजारते हैं, क्या क्या उनके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा सीरीज था ऑपरेशन एमबीबीएस। और उसके अलावा एक फिल्म की थी मैंने, शेरनी, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे ही शूट हुई थी, और वो जंगलों में पूरा शूट था। तो उस सीरीज में ये था कि विद्या मैम, विद्या बालन मैम के साथ मेरा लगभग सारे सीन मेरे उन्हीं के साथ रहते थे। तो वो काफी बातचीत करती हैं और बहुत ही बहुत हम्बल नेचर है उनका। तो वो ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी स्टार से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक ऐसी लेडी से बात कर रहा हूँ जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो और जंगल वगैरह में शूट होना था, तो जंगल में काफी मतलब रियल कोर जंगल जो होता है, बांधवगढ़ और पेंच का जो जंगल था उस, और बालाघाट के जंगल, तो वहां पे हम लेपर्ड वगैरह ऐसे ही देखते थे कि 500 मीटर में कोई लेपर्ड बैठा हुआ है, कोई बाइसन है, भालू देखा था। तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसमें हम 3-4 महीने हमारा शूट चला था जंगलों में। तो शेरनी और ऑपरेशन एमबीबीएस ये दोनों बहुत मजेदार थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शेरनी से ही था कि जब जी आप लोगों ने ये शूट किया, क्योंकि वो बड़ी डेंस जंगल और रियल उसमें किया है आप लोगों ने, तो मैं नेक्स्ट यही नहीं पूछना चाहती थी उसमें क्या क्या आप लोगों को मुश्किलें आई, कोई ऐसा हुआ है जो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आई जंगल में शूट करने जी। में, या आ, इस उस तरह समय का क्या हुआ था एक्सपीरियंस? कि जब शेरनी शुरू हुई थी और तब कोविड मतलब कि आना शुरू हो गया था। और कोविड के चलते ही 19 मार्च आई थिंक हमारा शूट रुक गया था। 10-15 दिन शूटिंग हुई, उसके बाद शूट रुक गया था। उसके बाद फिर सेकंड शेड्यूल जो हुआ था कि वो फर्स्ट जब कोविड वेव खत्म हो गई थी, उसके बाद जब शुरू हुआ था सब कुछ फिर से, तो हमारा दूसरा शूट शुरू हुआ था, मतलब सेकंड शेड्यूल शुरू हुआ था। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सबको जो है एक बबल में रखा गया था, कि कोई किसी के साथ इंटरेक्शन ना करे, कोई किसी के रूम में नहीं जाए, सबकी होटल्स अलग थी, और बार बार कोविड टेस्ट होता था। तो बहुत इरिटेटिंग टाइम था सेकंड शेड्यूल के टाइम पर। और उसमें कई बार ऐसा होता था कि जंगल में भी जाने को मना कर दिया जा रहा था। मतलब कि कुछ इश्यूज थे वहाँ के, लोकल इश्यूज थे, जिसकी वजह से मतलब कि कई बार हमें एंट्री नहीं मिलती थी। तो फिर लेट एंट्री मिलती थी, और बहुत शूट जो है जल्दी जल्दी करना पड़ता था, और लोकेशन जो रहती थी वो 2-3 घंटे दूर रहती थी। तो ट्रेवल 2-3 घंटे का जाने का, 2-3 घंटे का आने का, तो वो बहुत हैक्टिक था उस समय। तो ये सब ऑब्स्टिकल थे, बट ये था कि लकीली शूट कंप्लीट हो गया फिर। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी सबकी मेहनत रंग लाई, बहुत ही अच्छी मूवी थी शेरनी हाँ भी, बहुत बढ़िया। और जी आपका ऑपरेशन एमबीबीएस, उसमें भी काफी अच्छी स्टोरी है कि जिनको हाँ जी मेडिकल लाइन की लाइफ या उन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता, जो नहीं जानते, क्योंकि होता राइट यही है कि जब एक आम मतलब जनता जो होती है डॉक्टर के पास जाती है, जब वो फीस मांगते हैं तो सबसे कहते
इतनी फीस, वो नहीं देखते कि उसके पीछे हाँ, उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी चीजें कितनी मेहनत लगाई की हैं, है। तो वो राइट। डिजर्व करते। तो ये सब राइट। चीजें वाकई बहुत ही बेहतरीन वो सीरीज भी थी, और ये मूवी, और आपकी एक्टिंग भी। बाकी मैं सजीव जी के पास चलती हूँ, उनके पास और कोई क्वेश्चंस होंगे। जी जी जी। थैंक यू ऑपरेशन प्रतीक जी, एमबीबीएस फिर मैं कहाँ आती हूँ अवेलेबल आपके है, कौन पास। से प्लेटफॉर्म पे है? हाँ ये जी, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसके दो यूट्यूब पे। सीजन है, सीजन 1 और सीजन 2, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखूंगा इसको जरूर। अच्छा, जी जरूर। आप अभी जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक बड़ा एक मतलब जो स्टोरीज बन रही हैं आजकल, बहुत रस्टिक, हम्म। बहुत विलेज ओरिएंटेड, या कह लीजिए एक आम आदमी की जिंदगियां निकल निकल कर आ रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो एक टैलेंट पूल है इंडिया में, मतलब जो पहले सिर्फ शहरों तक हम्म। सीमित रहता था, अब वो छोटे छोटे से गांव कस्बों तक से निकल कर आ रहा है मेन स्ट्रीम में। राइट। तो ये जो ट्रेंड है, इसको आप कैसे देखते हैं, और अ, ये आपको लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा और ये होना चाहिए? मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, और हम अपने ग्रुप में अक्सर यही बात करते रहते हैं कि सिनेमा को अब डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है, हम्म। कि मुंबई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कि हम्म। जिस तरीके से साउथ का सिनेमा ने एक्सप्लोर किया है अपने आप को, और उनने अपना एक पहचान बनाई है पूरी दुनिया के सामने, चाहे एग्जैक्टली। वो मलयाली फिल्म हो, चाहे तमिल फिल्म हो, चाहे कन्नड़ फिल्म हो, इसी तरीके से असमी फिल्म या पंजाबी फिल्म, तो हर जो स्टेट है उधर के लोगों को इंडिविजुअल तौर पे अपनी जमीन बनानी पड़ेगी। हम्म। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप आज नहीं बनाएंगे तो इसी तरीके से जो माइग्रेशन होता है, मुंबई में मुझे भी रहना बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब मेरा पूरा परिवार जो है वो मेरे घर पे है, और मैं यहाँ पे अभी रिसेंटली ये हुआ था कि जब मेरी 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 मम्मी जो थी, उनकी डेथ जब हुई तब मैं उनके साथ नहीं था, मैं शूटिंग कर रहा था। तो हम्म। ये जो चीजें घटती है ना लाइफ में, ये ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब जो जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारा होता है, आप उस आखिरी समय में उसके साथ भी नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो मुझे ये लगता है, हमेशा ये लगता था कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे अपने घर से, अपने लोगों से दूर न जाना पड़े इस काम के लिए, क्योंकि ये काम तो मुझे आता है, इसके लिए मैं स्पेस छोड़ने की क्या जरूरत है। अब तो कैमरा मेरे पास आ गया है, हमारे पास इक्विपमेंट आ गए हैं, साधन आ गए हैं, आपसे बनाते आता है, आप बनाइए। आप आपकी अगर जो भी आप फिल्म बना रहे हो या सीरीज बना रहे हो, उसमें अगर कुछ बात होगी तो बात अपने आप पहुंचेगी, भले बिल्कुल। टाइम लगेगा लेकिन पहुंचेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा। बट यही स्ट्रगल अगर आप आज आप करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले कल में बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज आसान हो जाए। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है, और मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि जिस तरीके से अभी सिनेमा एक्सप्लोर कर रहा है, कि जैसे पंचायत में जितने भी कैरेक्टर हैं, वो कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई हम्म। एमपी का है, तो जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं सोच सकते थे कि वो सिनेमा में इस तरह के अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, और जो कि अच्छे अच्छे एक्टर हैं। ऐसा भी नहीं है कि काम चलाओ उन्होंने काम किया है, हम्म। दे आर वेरी गुड परफॉर्मर। तो डेफिनेटली। उनको वो आज स्पेस मिल रहा है और वो कर पा रहे हैं। तो जैसे बिहार का भोजपुरी जो सिनेमा है, उधर पे अचल मिश्रा है और नितिन एनचंद्रा है। उन्होंने ये शुरुआत करी है कि वो एक पैरेलल सिनेमा बना रहे हैं, एक बहुत अच्छा, जिसमें अचल मिश्रा का सिनेमा तो ये है, रोटरडम में उनको कई मतलब फिल्म गई है उनकी, गम्मक घर हो बेहतरीन गया, फिल्म या है। हाँ, पोखर के जिंदगी दो पसंद पार हो बेहतरीन। गया। तो इस तरीके के हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके का जो सिनेमा निकल रहा है वो एक नई नई वेव क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल। तो और जैसे कि नई आप बता रहे हो कहानियां कि आएंगी आपने इसकी वजह से। जबलपुर में जो आपने अपना प्रोडक्शन शुरू किया है, उसमें जो कहानियां आप कह जी रहे हो, वो आपके परिवेश की है। वो जी। कहानियां हैं जो शायद एक मुंबई या दिल्ली में बैठा हुआ आदमी शायद उसने कभी देखी भी नहीं है। अब सपोज जैसे नहीं लापता देखी होगी। लेडीज है, वो एक स्टोरी है, वो इतनी अच्छी क्यों लग रही है लोगों को? क्योंकि नयापन है। अगर आप मुंबई राइट। बेस्ड स्टोरी दिखाते तो उसमें आप लापता लेडीज जैसी स्टोरी नहीं दिखा सकते थे, है ना? जहाँ पे नहीं दिखा पाते। एक जो लड़की है, उसको कहाँ अपने अपने ससुराल के जगह का नाम तक नहीं पता, उसको बस ये पता किसी फूल का नाम, बिल्कुल। यू नो। सो ये जो बिल्कुल। बहुत बेसिक जो एक चीजें होती है, ये हमें लगता है कि बहुत देहाती और जो गांव का जो लाइफस्टाइल है, वहीं से निकल कर आएगा। हाँ हाँ, और जो वहाँ के वहीं से एक्टर निकल के होंगे, आता वहाँ के जो कहानीकार होंगे, वही ये कहानी कह पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये बड़ा है। अच्छा बिल्कुल। एक वो है। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप जैसे जर्मनी का कोई सिनेमा आप फिल्म उठा के देखोगे, वो किसी गांव में बनाई होगी, या ईरान के अब्बास कियारोस्तामी की फिल्म देखोगे, वो भी किसी गांव में बनाई हुई है, बट उनको हम बड़े रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो बाहर की फिल्म है। बट हम्म। अगर हम मैं बोल दूंगा कि मैं सिहोरा का मैं रहने वाला हूँ, मैंने सिहोरा में फिल्म बनाई है, तो उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट कर देंगे कि सिहोरा कौन सी जगह है। हम्म। हम्म। जबकि जर्मनी का कोई गांव सिहोरा के कोई गांव के बराबर ही होगा, एक आध हम्म। छोटा गांव जहाँ पे कोई ने फिल्म बनाई होगी, बट उसको आप इज्जत देते हो। तो
वही चीज है कि भाषा हमारे देश में खासकर जो लोकल बोली है उसको बड़ा उस तरीके से देखा जाता है कि यार ये मजाकिया लहजे में देखा जाता है, जबकि भाषा से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस कहानी का भाव, हम्म। उस जगह का जो कहानी है, जो किरदार निकल के आ रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जब अपने पूरे 100% ऑनेस्टी के साथ लोगों तक पहुंचते हैं तो किसी को भी पसंद आते हैं। आप बिल्कुल। चाहे तिथि एक फिल्म है साउथ की जो कि एक गांव पे बेस्ड फिल्म है, आपने देखी होगी। और वो फिल्म मतलब जब मैंने पहली बार देखी थी तिथि तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत लाइट कहानी है कि एक हम्म। बाप है, उसको क्या है कि उसके बेटे को जमीन चाहिए उसकी, तो उसने अपने बाप का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जिसकी वजह से बाप को बोला है कि अब तुम इस गांव से कहीं और चले जाओ, अगर यहाँ दिखोगे तो मैं साबित कैसे करूंगा कि तुम मर चुके हो। तो उस पे बेस्ड है कहानी, लेकिन इतनी इतनी गजब तरीके से वो कहानी है। मैंने बिल्कुल। जब उसको देखा तो मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ कि यार जब इतनी छोटी छोटी बात पे जो कि मेरे आसपास घटती है मैं देखता भी हूँ, और मैंने कभी उसको इतने ध्यान से नहीं देखा कि इस पे फिल्म बन सकती है। एग्जैक्टली। और जब इस पे फिल्म बन सकती है तो मतलब हम बना सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल। है कि तो अभी आप कोई टैलेंट भी तो है, कहानी पे बस थोड़ी कहानी। सी मार्केट डेवलप करने की जरूरत है। आई थिंक वो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतीक, बिल्कुल छोटे उस छोटे पे थोड़ी सवाल, मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी से एक जी जी छोटा छोटा बिल्कुल। सवाल पूछ लेते हैं। तो कोई जी। फनी सा फैन इंटरेक्शन कभी हुआ हो, किसी ने आपको पानी सा पंचायत में पहचाना कई, हो? हाँ कई कई बार अभी मैं कल ही आया हूँ लौट के। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के पास गया था, एक गोवा में मेरा फ्रेंड रहता है, तो वहां से जब मैं लौट के आया था एयरपोर्ट से तो मैं अपना चार्जर लगा रहा था एयरपोर्ट में, और वहाँ 5-6 लोग खड़े हुए थे। और उन्होंने मेरे जब तक खड़ा रहा फोन करता रहा तब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा ही नहीं कि मैं हूँ कोई। एक एक सेकेंड। फिर अचानक क्या है कि जब मैंने चार्ज वगैरह कर लिया तो उन्होंने ध्यान से देखा, बोला कि यार आपको कहीं देखा है, तो मैंने भी कहा सॉरी मैंने तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ। बोला कि अरे यार तुम तो बबलू भाई हो, और तो फिर गले वाले लगाया, फिर कॉफी वॉफी पिलाने लगे। तो वो एक और फिर उसके बाद उनकी फैमिली के जो लोग थे, तकरीबन 8-10 लोग थे, 8-10 लोगों ने सिंगल सिंगल फोटो खिंचवाई। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये जो इस तरीके के मूवमेंट हैं ये बढ़िया रहते हैं। और अच्छा भी लगता है अंदर से कि आपको जिसको आप जानते नहीं हो वो आपको इतना प्यार दे रहा है और पहचान रहा है आपके कैरेक्टर की वजह से। हम्म। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे आप अपनी लाइफ में कभी आगे दोबारा से करना चाहें? कोई अभी तक जो आपने कैरेक्टर प्ले किए उनमें से कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप दोबारा से और बेटर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहें? दोबारा से अगर सच कहूँ तो मैं सारी कैरेक्टर को दोबारा से बेटर तरीके से करना चाहूंगा। अच्छा। बट ऐसा मौका मिलता नहीं है हर बार। बट यही है कि जो जैसे चौसा फिरंगी का कैरेक्टर है या ऑपरेशन एमबीबीएस का केसी भाई है, ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको अगर मुझे दोबारा से अगर एक बार और मौका मिले तो मैं और अच्छे से तरीके से करना चाहूंगा। खासकर केसी का तो मैं और अच्छे से करना चाहूंगा। अच्छा, कोई पुरानी फिल्म का, कोई इंडियन पुरानी जी। फिल्म या पुरानी कोई फॉरेन की पुरानी फिल्म हो जिसका कोई कैरेक्टर आप प्ले करना चाहें, मतलब जो आपको लगता है कि यार ऐसा कोई कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ? पुरानी फिल्म में से मुझे अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में जितने कैरेक्टर किए हैं, त्रिशूल हो गया, दीवा हो गया, वो सारे कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर मतलब वो इतने वजनदारी तरीके से लिखे गए हैं कि उसमें आप अगर उस पूरी ऑनेस्टी के साथ जो जो संवाद है उसको उस एटीट्यूड के साथ अगर आप बोल दोगे, शायद शायद इसलिए अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर माने जाते हैं कि वो जो उसमें पूरा जो पर्सोना होता है, आज खुश तो बहुत हो गए, तो मैं जिस तरीके की डायलॉग उनको दिए तो मैं वो कैरेक्टर जरूर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसका त्रिशूल का खासकर जो त्रिशूल फिल्म का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरे पास 5 फूटी कौड़ी नहीं होना 5 लाख का सौदा करके आया, वही सारी चीजें। अच्छा, कोई ऐसा सीक्रेट टैलेंट आपका है जिसको तो दुनिया ने देखा नहीं है? ये तो मैंने भी नहीं देखा। सीक्रेट सीक्रेट सच तो कुछ नहीं है, मतलब मैं मतलब मेरे को जो काम मिलता है मैं बस ये समझता हूँ कि ये जो आर्ट की जो फील्ड होती है ये हिट एंड ट्राई की फील्ड होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी पैदा होकर आर्टिस्ट बन गया या एक्टर बन गया या पेंटर बन गया। जब आप
पहला स्टेप कदम रखते हो तो बहुत तकलीफ होती है। उस पहले कदम में आपको समझ में आता है कि आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे डांस, मैं बचपन में बहुत डांस करता था और मैं डांस ही आगे परस्यू करना चाहता था क्योंकि मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह थी। बट जब मैंने थिएटर में जब हमको कोरियोग्राफ करवाया गया, डांस वगैरह करवाया गया, तो मुझे समझ में आया यार मैं तो पीछे हूँ बहुत। क्योंकि बहुत सारे लोग जो साथ में करते हैं उनकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है डांस को लेकर। कई लोगों की बहुत चार्ज बॉडी होती है जो पूरी तरीके से वो डांस के लिए ही उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, उनके अंदर वो रिदम होता है बहुत अच्छा। हम्म। तो करते करते आपको पता चलता है कि आप हिट एंड ट्राई वाली प्रोसेस है। कभी कभी आपको सक्सेस, एक्टिंग में भी ऐसे ही है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा, मैं कोई जितने भी कैरेक्टर किए हैं तो वो अच्छे हो गए या उसमें मजा आया करते हुए। कई बार बहुत मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ मैं कई बार करते हुए कि कुछ समझ में नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे अंदर से तो डायलॉग निकल नहीं रहे, लेकिन मुझे पैसे मिल रहे हैं और शूट है तो मुझे डायलॉग बोलना है। कई बार ऐसा होता है सेट पे। तो ये रहता है कि आपको बस ये रहता है कि आपके दिमाग में रखना पड़ता है कि आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। ट्राई करने से ही चीजें जो है वो सॉल्व होंगी। अगर आप बैठ के सोच रहे हो कि नहीं यार मैं इस कैरेक्टर को ऐसा बनाना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ या ये हो जाएगा, तो नहीं होता। ऐसा ही दूसरे प्रैक्टिसेस में है, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे डांस हो। तो मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ। बट मुझे ऑब्वियसली मुझे सबसे ज्यादा मजा एक्टिंग करने में आता है क्योंकि मुझे समझ में आती है, सिंपल सी बात है। हम्म। ओके, थैंक यू सो मच।